हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश दीवान और आज हम देखेंगे दोस्तों 17 से 19 अप्रैल तक के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि दोस्तों काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मुझसे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं दोस्तों आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार ने मानस ऐप लॉन्च किया। मानस का अर्थ क्या है? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं उन्होंने लॉन्च किया है मानस ऐप। तो देखते हैं दोस्तों, ऑप्शंस हैं हमारे पास। ऑप्शन फर्स्ट है, ऑप्शन ए है मेजर हैबिटेट एंड नॉर्मेल्सी ऑगमेंटेशन सिस्टम। और बी है दोस्तों मेडिकल हेल्थ एंड नॉर्मेल्सी ऑगमेंटेशन सिस्टम। सी है मेजर हेल्थ एंड नॉर्मेल्सी ऑगमेंटेशन सिस्टम। और ऑप्शन डी है दोस्तों मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मेल्सी ऑगमेंटेशन सिस्टम। तो इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर। तो हमारे पास राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन डी, जो है दोस्तों मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मेल्सी ऑगमेंटेशन सिस्टम। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में डिटेल से देख लेंगे। हाल ही में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के अ, विजय राघवन ने सभी आयु समूहों की देखभाल के लिए मानस ऐप को वर्चुअल माध्यम से जो है लॉन्च किया। मानस का अर्थ मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मेल्सी ऑगमेंटेशन सिस्टम है। इसे प्रधानमंत्री के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद अर्थात PMSTIAC द्वारा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसे निमहांस बेंगलुरु, AFMC पुणे और सीडेक बेंगलुरु द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। हालांकि यह मुख्य रूप से सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग अर्थात सीडेक द्वारा विकसित किया गया है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों, तो इसका जो है मुख्य सेंटर कहाँ है? सीडेक है। ठीक है, और साथ ही ये संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है, इक्वाडोर के अगले राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए है गोतबया राजपक्षे, बी है गुइलेर्मो लासो, सी है मोहम्मद इरफान अली, डी है मेकेग सेसी मौसी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। तो इक्वाडोर के जो अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है दोस्तों, ठीक, वो है हमारे पास राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी क्या है? गुइलेर्मो लासो। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से डिटेल्स देख लेते हैं इक्वाडोर कहाँ है। ठीक है, गुइलेर्मो लासो को इक्वाडोर के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। विपक्षी उम्मीदवार आंद्रेस अराउज के खिलाफ उपविजेता में लासो ने 52% वोट हासिल किए। गुइलेर्मो अल्बर्टो सेंटियागो लासो मेंडोजा जो है दोस्तों इक्वाडोर के व्यापारी और राजनीतिज्ञ हैं। इक्वाडोर क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। इक्वाडोर एक देश है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर भूमध्य रेखा से फैला है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप देख सकते हैं भूमध्य रेखा पर लगा हुआ कंट्री है दक्षिण अमेरिका का। ठीक है दोस्तों, और उसके आसपास के कंट्रीज जैसे हैं दोस्तों पेरू वगैरह हो गए। ठीक है, और इधर ब्राज़ील वगैरह हो गए। ठीक है, उनसे लगे हुए कंट्री हैं। ठीक है, इसके विविध परिदृश्य में अमेजन जंगल, रेडियन हाईलैंड्स और वन्यजीव समृद्ध गैलापागोस द्वीप शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण द्वीप है गैलापागोस, जहाँ पर डार्विन ने अपना जो है काम किया था। ठीक है दोस्तों, तो आप जानते हैं डार्विन कौन है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का, निम्नलिखित में से किसने इन्फेंट टोटलर एंड केयर गिवर फ्रेंडली नेबरहुड अर्थात नवजात छोटे बच्चे और उनकी देखभाल करने वालों के लिए अनुकूल पड़ोस प्रशिक्षण तथा क्षमता सृजन कार्यक्रम लॉन्च किया है? ठीक है दोस्तों, तो हमें बताना है किस इंस्टीट्यूट है जो कि बच्चों की देखभाल से रिलेटेड जो है क्षमता सृजन कार्यक्रम लॉन्च किया। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शंस हैं हमारे पास। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान, और बी है बर्नार्ड वैन लियर फाउंडेशन, सी है ए और बी दोनों, डी है दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसको बताएंगे किसने जो है केयर गिवर फ्रेंडली नेबरहुड जो है देखभाल करने वालों के लिए अनुकूल पड़ोस प्रशिक्षण तथा क्षमता निजन जो है सृजन
कार्यक्रम लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, इसका तो राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी है। दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो डिटेल से देख लेते हैं। राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान ने बर्नार्ड वैन लियर फाउंडेशन की साझेदारी में इन्फेंट रोलर एंड केयर गिवर फ्रेंडली नेबरहुड छोटे बच्चे और उनकी देखभाल करने वालों के लिए अनुकूल पड़ोस प्रशिक्षण तथा क्षमता सृजन कार्यक्रम लॉन्च किया है। कार्यक्रम के बारे में देखते हैं दोस्तों। यह कार्यक्रम भारत के शहरों में बच्चों तथा परिवार अनुकूल पड़ोस विकसित करने के लिए शहर के अधिकारियों तथा युवा पेशेवर लोगों के क्षमता सृजन में सहायता के लिए बनाया गया है। तो इस प्रकार से याद रखेंगे दोस्तों, ये कहाँ पर जो इसको लॉन्च किया गया जाएगा, शहरों के लिए है खासकर। ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे। तो कार्यक्रम के अंतर्गत नगर के अधिकारियों तथा युवा पेशेवर लोगों को प्रमाणित प्रशिक्षण तथा क्षमता सृजन मॉड्यूल के माध्यम से कौशल संपन्न बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यूनेस्को के अनुसार निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर तीर्थ यात्रियों का सबसे बड़ा और शांतिपूर्ण जनसमूह है? ठीक है दोस्तों, तो इसको देखते हैं। इसका ऑप्शन ए है पुष्कर मेला, ऑप्शन बी है सोनीपुर मेला, ऑप्शन सी है चंद्रभागा मेला और ऑप्शन डी है कुंभ मेला। तो इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। जो है यूनेस्को द्वारा तीर्थ यात्रियों का सबसे बड़ा और शांतिपूर्ण जनसमूह बताया गया है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, कुंभ मेला। ठीक है दोस्तों, डिटेल देख लेते हैं कुंभ मेले के बारे में। जैसा कि यूनेस्को द्वारा संकेत दिया गया है, कुंभ मेला पृथ्वी पर तीर्थयात्रियों का सबसे बड़ा और शांतिपूर्ण जनसमूह है। सभा में तपस्वियों, संतों, साधुओं, महाप्राण कल्पवासियों और आगंतुकों को शामिल किया गया है। मेले मेले के बारे में देखते हैं दोस्तों। यह प्रति 4 वर्ष में अवलोकन स्थल इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में 4 पवित्र नदियों पर 4 तीर्थों के बीच घूमता है। किसी भी स्थान पर 12 वर्षों में एक बार कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप जानते होंगे 12 वर्षों में एक बार कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। हरिद्वार और नासिक में कुंभ मेले के बीच लगभग 3 साल का अंतर है। नासिक और उज्जैन में मेलों को एक ही वर्ष या 1 वर्ष में मनाया जाता है। ठीक है, समाचारों में क्यों था दोस्तों? नकारात्मक RT-PCR परीक्षण रिपोर्ट वाले भक्तों को केवल हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले में प्रवेश करने की अनुमति होगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे कहाँ पर, हरिद्वार में बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा आज का 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ इसरो ने भारत के गगनयान पर सहयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ठीक है दोस्तों, बताएंगे उस देश का नाम। तो किस देश के साथ भारत के जो है इसरो ने गगनयान पर सहयोग करने के लिए समझौते किए हैं? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही आंसर बताएंगे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस के साथ जो है इसरो ने सहयोग किया है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए भारत और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी ने एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह कदम भारतीय उड़ान चिकित्सकों को फ्रेंच सुविधाओं पर प्रशिक्षण देने के लिए सशक्त करेगा। ठीक है दोस्तों, ताकि भारतीय उड़ान चिकित्सकों को क्या है, फ्रेंच सुविधाओं पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। समझौते के बारे में देखते हैं दोस्तों। CNES समझौते के तहत CNES द्वारा विकसित फ्रांसीसी उपकरण अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में परीक्षण किए गए और अभी भी काम कर रहे हैं। इस प्रकार यह भारतीय दल को उपलब्ध कराएगा। CNES इसी तरह फ्रांस में बने फायरप्रूफ कैरी बैग की आपूर्ति करेगा ताकि झटके और विकिरण से उपकरण को बचाया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं दोस्तों क्या है, जैसे अंतरिक्ष में जो है जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का जो है झेलना पड़ता है। ठीक है, उसमें बहुत सारे विकिरण भी लगने के चांसेस होते हैं दोस्तों। ट्रेनिंग दिया जाता है कि कभी कुछ अचानक हो जाए तो उसके लिए क्या जो है अपनाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में विशेष पुनर्वित्त सुविधा 2021 लॉन्च किया है? ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर बताएंगे। विशेष पुनर्वित्त सुविधा 2021 लॉन्च किया गया है। तो इसके लिए ऑप्शंस हैं दोस्तों हमारे पास, नेशनल हाउसिंग बैंक, बी है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सी है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और डी है दोस्तों बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर बताएंगे।
निम्नलिखित में से किसने हाल ही में विशेष पुनर्वित्त सुविधा 2021 लॉन्च किया है? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। हाल ही में नेशनल हाउसिंग बैंक ने 2021 में विशेष पुनर्वित्त सुविधा शुरू की है और 10,000 करोड़ रुपए इस सुविधा के लिए नामित किए गए हैं। विशेष पुनर्वित्त सुविधा 2021 के बारे में कार्यालय का मुख्य उद्देश्य आवास वित्त कंपनियों और अन्य योग्य प्राथमिक ऋण संस्थानों को अल्पकालिक पुनर्वित्त सहायता देना है। ठीक है, यह सुविधा सार्वजनिक ऋण संस्थानों में अल्पकालिक तरलता की आवश्यकता को पूरा करने में मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो है सार्वजनिक ऋण संस्थानों में जो है अल्पकालिक तरलता की जो है आपूर्ति करने में मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया भारत में गंगावरम पोर्ट कहाँ स्थित है? ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर बताएंगे गंगावरम पोर्ट कहाँ पर स्थित है। भारत का काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है ओडिशा, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में है गंगावरम पोर्ट। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। गंगावरम बंदरगाह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे भारत का क्या सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, इसे जुलाई 2019 में शुरू किया गया, जिसकी गहराई 21 मीटर है। इसकी देखरेख गंगावरम पोर्ट लिमिटेड द्वारा की जाती है, जो कि श्री DVS राजू द्वारा संचालित एक विशेष प्रयोजन कंपनी है, जो इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करती है। समाचारों में क्यों है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अर्थात कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के गंगावरम पोर्ट लिमिटेड में 89.6% हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से क्या है काफ़ी सारे हिस्से में जो है दोस्तों अडानी ग्रुप जो है अधिग्रहण के लिए मंजूरी दे दी है, इसलिए क्या है न्यूज़ में था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8वां है, निम्नलिखित में से किसने विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2021 जारी किया है? ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर बताएंगे विश्व जनसंख्या रिपोर्ट किसने जारी किया है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र मानव बस्तियों कार्यक्रम, ऑप्शन सी है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष और ऑप्शन डी है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की प्रमुख स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 का शीर्षक माई बॉडी इज़ माई ऑन लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से शीर्षक याद रखेंगे, क्या शीर्षक के नाम से जारी किए हैं, माई बॉडी इज़ माई ऑन। ठीक है, ऑन लॉन्च किया गया था। इस रिपोर्ट के माध्यम से महिलाओं द्वारा अपने शरीर के बारे में खुद के निर्णय लेने की उनकी क्षमता को मापा है। ठीक है, इसने विभिन्न राष्ट्रों में कानूनों की घोषणा की जो इस मामले में महिलाओं के अधिकारों में मदद करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से काफ़ी तो इस प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों जो है महिलाओं के अधिकारों में मदद के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको याद रखेंगे जो है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है आज का, NIXI एक गैर लाभकारी संगठन है जिसे भारत कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत शामिल किया गया है। NIXI क्या है? तो इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसके लिए दोस्तों ऑप्शंस हैं हमारे पास। ऑप्शन ए है भारत का नेटवर्क इंटरनेट एक्सचेंज, बी है भारत का राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज, सी है भारत का प्राकृतिक इंटरनेट एक्सचेंज, डी है भारत का नॉन एक्सक्लूसिव इंटरनेट एक्सचेंज। तो इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज। ठीक है, इसका जो है फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। NIXI का अर्थ है भारत का राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY ने NIXI के लिए 3 महत्वपूर्ण पहलों का शुभारंभ किया। पहलों के बारे में देख लेते हैं। IPv6 एक्सपर्ट पैनल, IP गुरु उन सभी भारतीय संस्थाओं को सहयोग करने वाला वह समूह है जो IPv6 को स्थानांतरित करने और अपनाने के लिए खुद को तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण पा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से NIXI अकादमी
NIXI अकादमी भारत में तकनीकी गैर तकनीकी लोगों को शिक्षित करने और IPv6 जैसी प्रौद्योगिकियों को फिर से तैयार करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। NIXI IPINDEX जो है क्या है, NIXI ने इंटरनेट समुदाय के लिए एक IP6 इंडेक्स पोर्टल विकसित किया है। इस प्रकार से याद रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं, 10वां क्वेश्चन है आज का हमारा। भारत में निम्नलिखित में से किस श्रेणी में एक ई वीज़ा प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसको बताएंगे। तो ई वीज़ा है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है चिकित्सा, ऑप्शन बी है सम्मेलन, ऑप्शन सी है चिकित्सा परिसर, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है, राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारे पास ऑप्शन डी, जो है उपरोक्त सभी। ठीक है, चिकित्सा सम्मेलन, चिकित्सा परिसर सभी क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका राइट जो है इसका डिटेल से देख लेते हैं। पर्यटक, व्यवसाय, सम्मेलन, चिकित्सा और चिकित्सा परिसर नाम से 5 श्रेणियों में ई वीज़ा प्रदान किया जाता है। क्यों प्रदान किया जाता है उसको भी बताएंगे दोस्तों। समाचारों में क्या था, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 156 देशों से चिकित्सा परिचर्या जो है परिचर्चा सहित चिकित्सा कारणों, व्यापार और सम्मेलनों में भाग लेने के उद्देश्य से आने वाले विदेशियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा अर्थात ई वीज़ा सुविधा बहाल कर दी गई है। ठीक है, पर्यटकों के लिए ई वीज़ा को पुनः स्थापित किया जाना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें बहुत ही आवश्यक होती हैं, तो इस प्रकार से इन 5 श्रेणियों में ई वीज़ा प्रदान किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, 11वां क्वेश्चन है। हाल ही में समाचारों में देखा गया सालमन एक प्रकार का खालिस्तान है। ठीक है दोस्तों, जो कि समाचारों में था अभी हाल ही में, तो बताएंगे क्या था। ऑप्शन ए है केकड़ा, ऑप्शन बी है ऑक्टोपस, ऑप्शन सी है कछुआ, ऑप्शन डी है मछली। तो इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो है मछली है। सालमन एक मछली है, मछली का प्रजाति है। सैल्मोनिडे परिवार की विभिन्न प्रजातियों की मछली के लिए दिया जाने वाला आम नाम सालमन है। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं कौन से परिवार से संबंधित है, सैल्मोनिडे। ठीक है, नॉर्वे के बाद चिली ग्रह पर सैल्मन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं नॉर्वे कहाँ है, यूरोपियन कंट्री है, और जो है चिली है। ठीक है दोस्तों, चिली कहाँ पर है, आपका साउथ अमेरिकन कंट्री है। ठीक है, समाचारों में क्यों था, चिली दक्षिण अमेरिकी देश चिली में एक शैवाल किलर एल्गी, ठीक है, का प्रसार को देखा गया है। ठीक है, किलर एल्गी जो कि काफ़ी खतरनाक है, जिसके कारण 4000 टन से अधिक सालमन मछलियों की मौत हो गई है। इस शैवाल के कारण पानी की उपलब्धता में कमी आई है, जिसके कारण सालमन का दम घुटने लगा है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो सालमन मछली है बहुत ही जो है बुरी कंडीशन में है। ठीक है, इस प्रकार से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो याद रखेंगे सालमन एक मछली है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 12वां क्वेश्चन है। फेसबुक EIU द्वारा जारी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में इंटरनेट उपलब्धता के स्कोर पर भारत की रैंक क्या है। ठीक है, तो बताएंगे दोस्तों, जो है इंटरनेट उपलब्धता के स्कोर पर भारत की रैंक क्या है, किसने रिपोर्ट जारी की है, जो है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स जो है जारी की है फेसबुक EIU। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है 33वां, ऑप्शन बी है 54वां, ऑप्शन सी है 47वां, ऑप्शन डी है 49वां। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, तो भारत का रैंक क्या है, 49वां रैंक है। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने फेसबुक के साथ साझेदारी में इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 जारी किया है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर भारत को 49वें स्थान पर रखा गया है। यह थाईलैंड के साथ अपनी रैंक साझा करता है। ठीक है दोस्तों, तो किसके साथ बराबरी के स्थान पर है, तो याद रखेंगे थाईलैंड के साथ। ठीक है, समग्र सूचकांक स्कोर 4 मापदंडों पर आधारित हैं, जो हैं उपलब्धता। ठीक है, फर्स्ट है, वैश्विक स्तर पर 77वां स्थान है उपलब्धता के मामले में। और वहन योग्यता, ठीक है, कि किस प्रकार से इसका लेन देन चल रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से 20वें स्थान पर है। प्रासंगिकता 49वां स्थान है प्रासंगिकता के हिसाब से, कि हाल में किस प्रकार से काम करता है। और तत्परता की श्रेणी में 29वां स्थान पर है। शीर्ष 5 देश हैं दोस्तों, उनमें से है स्वीडन है, यूनाइटेड स्टेट है, और उसके बाद है स्पेन है, ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग। ठीक है, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय वायुसेना कमांडरों सम्मेलन
का विषय क्या था, ठीक है। अभी हाल ही में हुआ था जो है भारतीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन AFCC 21, ठीक है। इसका विषय बताएंगे। ए है रीओरिएंटिंग फॉर द फ्यूचर, बी है AIF इन द नेक्स्ट डिकेड, सी है अनटीरिंग इफोर्ट्स एंड सुप्रीम सेक्रीफाइसेस, ठीक है। अब डी का देखते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, रीओरिएंटिंग फॉर द फ्यूचर, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से देखते थे। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में वायुसेना मुख्यालय में दिनांक 15 अप्रैल 2021 को द्विवार्षिक भारतीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन को संबोधित किया, ठीक है। नई दिल्ली में हुआ था यह सम्मेलन। 16 अप्रैल 2021 को संपन्न हुआ भारतीय वायुसेना कमांडरों सम्मेलन AFCC 21 का विषय रीओरिएंटिंग फॉर द फ्यूचर था। सम्मेलन में भारतीय वायुसेना, तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं दोस्तों, जो है द्विवार्षिक भारतीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन को संबोधित किया गया था, ठीक है। यह सम्मेलन 16 अप्रैल 2021 को संपन्न हुआ। भारतीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन का विषय है रीओरिएंटिंग फॉर द फ्यूचर। सम्मेलन ने भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमताओं को उन्नत करने के तरीकों और साधनों पर विस्तृत विचार विमर्श किया है, ठीक है। इस प्रकार काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आज का क्वेश्चन है 14वां है, राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्टअप जो कि भारत में स्टार्टअप को लेकर बहुत ही जो है आगे बढ़ रहा है भारत, ठीक है। तो इसको लेकर एक बैठक हुआ था, उसका अध्यक्षता किसने किया था उसको बताएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी है रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी है पीयूष गोयल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है जो है पीयूष गोयल जी है, ठीक है। ऑप्शन डी है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता की, ठीक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने देश में नवाचार और स्टार्टअप के लिए पोषण के लिए एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र बनाने के लिए आवश्यक उपायों पर सरकार को सलाह देने के लिए इस परिषद की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखे गए किस तारामंडल के नीचे लिरिड मेट्योर शावर की चमक स्थित है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से जो है क्या बोला गया है, तारामंडल के नीचे लिरिड मेट्योर शावर की चमक देखी गई थी। तो उसकी किसकी थी उसको बताएंगे। ऑप्शन ए है लैरा, ऑप्शन बी है अक्विला, ऑप्शन सी है हरक्यूलिस, ऑप्शन डी है ड्रेको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लैरा, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। अप्रैल लिरिड्स या लिरिड मेट्योर शावर हर साल 16 अप्रैल से 26 अप्रैल तक चलने वाला उल्का बौछार है, ठीक है। उल्का बौछार की चमक नक्षत्र लारा में स्थित है, जो अपने सबसे शानदार स्टार वेगा के करीब है। 2021 में वे 19 अप्रैल 2021 को शुरू होने की उम्मीद है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से देख सकते हैं जो है क्या है 16 अप्रैल से 26 अप्रैल तक चलने वाला उल्का बौछार है, ठीक है। तो इस प्रकार से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आज का 16वां क्वेश्चन है। हाल ही में समाचारों में देखा गया है एजार एजरडार्सिड, ठीक है, पेट्रोसोरस का संबंध खालिस्तान से है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए है नॉन कॉर्डेटा, ऑप्शन बी है कॉर्डेटा, ऑप्शन सी है नेमाटोडा, ऑप्शन डी है आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे, जो कि एजारडार्सिड जो है पेट्रोसोरस का संबंध खालिस्तान से है। तो ये है दोस्तों ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है कॉर्डेटा है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। एजारडार्सिड मुख्य रूप से उत्तर चाकमय युग से जाने जाने वाला टेरासोरस का एक परिवार है, ठीक है दोस्तों। टेरासोरस का परिवार है, जानते हैं टेरासोरस किससे रिलेटेड है, सरीसृप प्रजाति से है, जो कि इसके अंतर्गत का आपका डायनासोरस वगैरह भी आते हैं, ठीक है। तो ये विशालकाय सरीसृप लगभग 65 मिलियन साल पहले आसमान में उड़ते थे और फाइलम चोराटा के थे, ठीक है। समाचारों में क्यों था, वर्तमान में शोधकर्ताओं ने अपनी लंबी गर्दन के बारे में एक नई खोज की रिपोर्ट की है कि पतली गर्दन की कशेरुक को एक जटिल आंतरिक संरचना द्वारा बरकरार रखा गया था, जो पहले देखी गई किसी भी चीज़ के लिए सामान्य नहीं है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप देख सकते हैं बहुत ही असामान्य जीव के बारे में इन लोग पता लगाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आज का 17वां क्वेश्चन है। 2022 का ई फ्यूल का उत्पादन करने के लिए
पोर्श और सीमेंस एनर्जी के बीच हस्ताक्षरित परियोजना का नाम क्या है? ठीक है दोस्तों, इसको बताएंगे। ठीक है, ई फ्यूल के बारे में बोला जा रहा है, तो ऑप्शन ए है बॉक्सटर प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी है स्पाइडर प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी है हारूओनी परियोजना, और डी है दोस्तों ई मिशन परियोजना। तो इसका राइट आंसर बताएंगे जो है पोर्श और सीमेंस एनर्जी के बीच हस्ताक्षरित हुआ था जो परियोजना है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हारूओनी परियोजना। डिटेल से देख लेते हैं इसके बारे में। पोर्श 2022 तक ई फ्यूल का उत्पादन करने के लिए सीमेंस एनर्जी के साथ जुड़ गया है। ई फ्यूल उत्पादन की परियोजना को हारूओनी परियोजना कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से याद रखेंगे ई फ्यूल उत्पादन की जो परियोजना है उसको क्या बोलते हैं? हारूओनी। ठीक है, यह चिली की हवा के कारण इसकी जलवायु पर आधारित है। इस संयुक्त परियोजना का लक्ष्य 2022 तक 1,30,000 लीटर ई फ्यूल का उत्पादन करना है। ठीक है, बाद में इसे 2026 तक 550 मिलियन तक बढ़ाया जाएगा। ई फ्यूल एक जटिल हाइड्रोकार्बन है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप देख सकते हैं ई फ्यूल क्या है, एक जटिल हाइड्रोकार्बन है, और साथ ही हारूनी नाम क्यों रखा गया है, जो है ये ये दोस्तों चिली की हवा के कारण इसकी जलवायु पर आधारित है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इस प्रकार से। क्वेश्चन 18 है, नए विनिमय समीक्षा प्राधिकरण RRA 2.0 द्वारा स्थापित विनिमय समीक्षा प्राधिकरण के प्रमुख कौन होंगे? ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए है BP कानूनगो, ऑप्शन बी है M राजेश्वर राव, सी है MK जैन, डी है MD पात्रा। ठीक है, नए विनिमय समीक्षा प्राधिकरण RR 2.0, ठीक है, द्वारा स्थापित विनिमय समीक्षा प्राधिकरण के प्रमुख कौन है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है, M राजेश्वर राव। याद रखेंगे, तो इसमें इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 1 मई 2021 से एक नया विनिमय समीक्षा प्राधिकरण RRA 2.0 स्थापित करेगा। ठीक है दोस्तों, तो कौन स्थापित करेगा? RBI। यह केंद्रीय बैंक के नियमों और उन्हें कारगर बनाने के लिए अनुपालन प्रक्रियाओं की समीक्षा करेगा। ठीक है, जो भी उसके अनुपालन की प्रक्रिया हो गया उसको काम करने के लिए क्या दिशा निर्देश दिया जाएगा उसके लिए समीक्षा करेगा, उन्हें अधिक प्रभावी बनाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक M राजेश्वर राव, उपराज्यपाल भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग नियामक ने कहा कि रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी के प्रमुख होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो M राजेश्वर राव क्या है? रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी के प्रमुख होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों, आज हमने टोटल 18 क्वेश्चन यहाँ पर देखे हैं। ठीक है, आई होप कि मेरा ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया है, और पसंद आया होगा दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। और साथ ही दोस्तों, अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट्स हैं दोस्तों टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। और आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, और आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद। जय हिंद।